वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जो कि सीटेट का या किसी भी टीचिंग एग्जाम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी ईजी सी थ्योरी है, काफ़ी अच्छे से आपको इसको समझना है। और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है कोलबर्ग थ्योरी, क्या है कोलबर्ग थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट, क्या है मॉरल डिलेमा, क्या है मॉरल रीजनिंग, क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं सबसे पहले कि कोलबर्ग थे कौन, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोलबर्ग जो थे, आपको इनका यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग और ये थे आपके अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है जो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस दिए उसके लिए। ठीक है, तो आगे जब बात करेंगे, ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वर्क कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉरेंस बर्ग है, इन्हीं के लॉरेंस कोलबर्ग है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनकी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, बोलते क्या है। बेसिकली कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इस बात पर फोकस करती है कि जो बच्चा है वो सही और गलत की रीजनिंग कैसे करता है, अच्छे या बुरे की समझ उसके अंदर किस तरह से डेवलप होती है, इसके बारे में मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। चलते हैं एक एक करके। पहला है जो कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज थ्योरी दैट फोकस ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट मॉरलिटी, कि बच्चा जो है, बच्चे में मॉरलिटी, अच्छी शिक्षा, अच्छी बातें किस तरह से डेवलप होती है थ्रू आउट द लाइफ, उसके बारे में बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी यानी कि कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि कोलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स इन सीरीज ऑफ 6 स्टेजेस। कितने स्टेजेस बताए? 6 स्टेजेस। और मॉरल लॉजिक इज प्राइमरी फोकस ऑन सीकिंग मेंटेन जस्टिस। ठीक है, और जो मॉरल आपकी रीजनिंग होगी या मॉरलिटी जो है बेसिकली वो जस्टिस के लिए और अच्छे के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखना है। क्लियर? कितनी स्टेजेस दी थी उन्होंने? 6 स्टेजेस दी थी और 3 लेवल दिए थे। उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या बताते हैं कि जो बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा यानी कि नैतिकता किस तरह से डेवलप होती है, मॉरल डेवलपमेंट बच्चों का किस तरह से होता है, कोलबर्ग ने बताया था। ठीक है, चलते आगे की तरफ। आगे के ये हिंदी में लिखा है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चों में नैतिकता और नैतिक तर्क किस तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, यानी कि मॉरलिटी और मॉरल रीजनिंग बच्चे किस तरह से डेवलप करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, चलिए जब आगे बात करेंगे हम तो आप देखेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने जीवन में, बच्चा अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेगा अच्छे या बुरे के को सोच करके लेगा। लेट्स सपोज बच्चा कोई काम कर रहा है, उसके बारे में सोचेगा कि ये सही है या गलत है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे और सोसाइटी में वो बात सही मानी जाती है या गलत मानी जाती है, इसके बिहाफ पे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है बेसिकली वही मॉरल डेवलपमेंट होता है ना, अच्छे और बुरे की समझ का विकसित होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो बच्चा समझेगा कि हाँ झूठ बोलना बुरी बात है, ये नहीं करना है, सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो इस तरह से बच्चा क्या कर रहा है, मॉरली डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छे और बुरे की समझ उसके अंदर आती है। तो यही मॉरल डेवलपमेंट। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। आगे जब बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है, बेसिकली कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी, अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को जीन पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसी के आगे इन्हांस करके या थोड़ा सा इम्प्रूव करके दिया है। ठीक है, तो उनकी थ्योरी पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, उसके आगे उन्होंने कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके दी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पियाजे की थ्योरी के, पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके ऊपर बेस्ड है क्या, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। बस इतना से याद रखिएगा, ज़्यादा कोई इसमें डीप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहे हैं कोलबर्ग एक्सटेंडेड पियाजेस थ्योरी प्रपोजिंग दैट मोरल डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो मोरल डेवलपमेंट है, कोलबर्ग ने बताया कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यू, लगातार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बच्चा जब से बर्थ होता है, थोड़ा सा समझ होती है दुनिया में आकर के उसको, तब से लगाकर थ्रू आउट द लाइफ मोरल रीजनिंग, मोरल डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है। ठीक है, तो अब जब आगे बात करेंगे हम, ठीक है, कि बच्चे नैतिक तर्क किस तरह से विकसित करते हैं। ठीक है, संशोधित और विस्तारित हुआ, लेकिन यह समझाने पर अधिक केंद्र करता है कि बच्चे नैतिक तर्क कैसे और विकसित करते हैं। कोलबर्ग ये भी बताते हैं कि बच्चे वाकई में नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग डेवलप कैसे करते हैं, इस पे भी उनका फोकस रहा है। ठीक है, तो कुछ बातें पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पे बेस्ड है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे किस तरह से रीजनिंग करते हैं, कौन सी रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड जो है उसमें अगर हम बात करेंगे तो बिफोर के हम उनकी सारी स्टेजेस पढ़े, उससे पहले आप लोगों को इन भाई साहब के बारे में पता होना चाहिए। अभी ये है कौन? इनका नाम है हिंज। क्या नाम है इनका? हिंज। ठीक है, हिंज डिलेमा। बेसिकली हिंज है कौन, क्या थे? जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो हिंज की स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है, पूरी की पूरी। अब हिंज की क्या स्टोरी थी? बेसिकली हिंज एक ऐसे पर्सन थे जिनकी वाइफ बिल्कुल बीमार थी, या देखिए बिल्कुल डेथ बेड पे थी, मरने की सिचुएशन में थी। ठीक है, तो क्या होता है कि हिंज अपनी वाइफ को लेकर के कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। अब जब वो हॉस्पिटल चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चला कि उनकी वाइफ की जान सिर्फ और सिर्फ तब बच सकती है जब वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, या एक पर्टिकुलर ड्रग है, या एक पर्टिकुलर दवाई है, वो लेकर के आएंगे और अपनी वाइफ को दे देंगे तो उनकी वाइफ की जान बच जाएगी। ठीक है, अब हिंज जाते हैं उस दवाई को खरीदने के लिए। अब जहाँ पे वो दवाई लेने के लिए जाते हैं, वो ड्रगिस्ट ले लो या फार्मासिस्ट ले लो या शॉप का ओनर ले लो, वो उनके पास में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे दवाई चाहिए। ठीक है, ये साइंटिस्ट ले लो जिसने वो दवाई बनाई। ठीक है, तो साइंटिस्ट बोला है ठीक है दे देते हैं, और उन्होंने उनसे एक सर्टेन अमाउंट मांगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कोई $2000 बोलता है, कोई $4000 बोलता है, अलग अलग होता है। मोरल आपको स्टोरी का सेंस पता हो जाना चाहिए, दैट्स इट। तो जाता है, ठीक है, तो ड्रगिस्ट उससे बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है। ठीक है, उतने पैसे हिंज के पास होते नहीं। ठीक है, तो हिंज यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर वो करे क्या। ठीक है, या तो वो दवाई चोरी करके ले जाए और अपनी वाइफ की जान बचा ले, या उनकी वाइफ को इसी तरीके से रहने दे और ड्रगिस्ट जो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, चूंकि वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो दवाई छोड़ दे। ठीक है, तो ये है। तो अंत में हिंज ये करता है कि दवाई को चोरी करते हैं, ठीक है, और अपनी वाइफ की जान बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, आप लोग भी बताइएगा कि क्या हिंज ने सही किया या गलत किया। ठीक है, यहाँ पे जो हिंज का डिलेमा था, जब वो सोच रहे थे कि मैं करूँ क्या, ठीक है, जो दुविधा थी, हिंज की दुविधा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि मतलब इस स्टोरी को बेस बना करके कोलबर्ग ने अपना पूरा का पूरा सिद्धांत दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। हिंज का डिलेमा को मोरल डिलेमा भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोरल डिसीजन ले रहा होता है तो उसको बोलते हैं मोरल डिलेमा या हिंज डिलेमा। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, हिंज की कहानी समझ आई होगी। ये देखिए हिंज भाई साहब बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं कि वाइफ बिल्कुल वेंटिलेटर पे, और यहाँ पे ये भाई साहब आ गए इनकी वाइफ को लेने के लिए। ठीक है, और वो चाहते हैं उनको बचाना, लेकिन क्या करें, उनके पास पैसे नहीं थे दवाई खरीदने के लिए। ठीक है, फिर भी जैसे तैसे करके वो दवाई का अरेंजमेंट करते और इन भाई साहब को दूर भगाते कि भाई जाओ, टाटा बाय बाय। देन चलते आगे की तरफ। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। अ वीमेन वाज नियर डेथ फ्रॉम अ यूनिक काइंड ऑफ कैंसर। ठीक है, बीमार थी, कैंसर था। देयर इज अ ड्रग माइट सेव हर, एक ड्रग था, दवाई थी जो उसको सेव कर सकता था। द ड्रग कॉस्ट $4000। ठीक है, मतलब ड्रग का डोज कितने का आ रहा था? $4000 का। लेकिन जो उनके पति देव थे, है ना, हिंज, वेंट टू एवरीवन ही न्यू टू बोरो द मनी, मतलब कि वो हर एक पर्सन के पास जाते हिंज उधार मांगने के लिए कि कहीं से उनके पास में कुछ पैसे आ जाए। ठीक है, तो एंड ट्राइड एवरी लीगल मीन्स, पहले तो वो पूरी लीगल कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनके पास में पैसे आ जाए और दवाई ले ले। ठीक है,
कुड ओनली गेट टुगेदर अबाउट $2,000, लेकिन वो सिर्फ $2,000 तक ही इकट्ठे कर पाते। क्लियर। ही आस्क्ड द डॉक्टर साइंटिस्ट, है ना, जो कि डॉक्टर साइंटिस्ट मतलब कि वो फार्मासिस्ट, याद करो, जिसने दवाई बनाई है, तो उन्हें डॉक्टर साइंटिस्ट को बोला कि हु डिस्कवर द ड्रग फॉर अ डिस्काउंट और लेट हिम पे लेटर। वो डॉक्टर साइंटिस्ट को बोलता है कि आप थोड़ा सा या तो डिस्काउंट कर दो या मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, ठीक है। बट द डॉक्टर साइंटिस्ट रिफ्यूज, लेकिन डॉक्टर साइंटिस्ट रिफ्यूज कर देते, मना कर देते, ठीक है। तो इस स्थिति में क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुड हिंज ब्रेक इनटू द लेबोरेटरी टू स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ, ठीक है, मतलब कि क्या उसको लेबोरेटरी दुकान तोड़ के या लेबोरेटरी तोड़ करके वो दवाई चुरा लेना चाहिए, क्यों अगर चुराना चाहिए, और क्यों नहीं अगर नहीं चुराना चाहिए। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको मोरल रीजनिंग बतानी, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम चलते आगे की साइड। होपफुली आपको हिंज की कहानी समझ आई होगी, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे कोलबर्ग ने हमको कितने लेवल दिए थ्योरी के, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, उन्होंने 3 लेवल दिए, 1 2 3। मैं इसको सिखाऊं से पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पे सीख लेते हैं। ये मैंने पूरा हिंदी में भी दिया है, ये कुछ टर्म्स है जिसको आपको पता होना जरूरी है। एक तो मोरल डिलेमा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय मोरल डिलेमा एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोरल रीजनिंग। तो दोनों के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोरल डिलेमा, जैसे जो हिंज का डिलेमा था, जो हिंज उस टाइप पे डिसीजन ले रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, दवाई चुरा लूँ या वाइफ को मरने दूँ, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो वो वाली सिचुएशन, दुविधा वाली जो सिचुएशन थी, हिंज डिलेमा, वही मोरल डिलेमा होता है जब हम कोई कठिन डिफिकल्ट मोरल डिसीजन ले रहे होते, ठीक है। वहीं पे अगर हम एक और बात करेंगे मोरल रीजनिंग की, जब हम सोच समझ करके कोई एक डिसीजन ले लिए, ठीक है, हम कोई सोच समझ के जब एक डिसीजन ले चुके हैं तो मोरल रीजनिंग होती है, थॉट प्रोसेस, जब आप डिसीजन ले लेते हैं या डिसीजन लेने के जस्ट करीब होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन ये बोलती है, अ मोरल डिलेमा एज डेवलप्ड बाय कोलबर्ग इज अ फिक्शनल स्टोरी वेयर someone is faced with a situation in which they must make a difficult moral decision। क्या बताना होता है उसको, एक डिफिकल्ट मोरल डिसीजन लेना होता है ना। द मोस्ट नोटेबल इज द हिंज डिलेमा, अभी बात किसके बारे में, वेयर अ मैन हैज अ वाइफ हु इज ऑन हर डेथ बेड एंड नीड एन एक्सपेंसिव ड्रग टू सर्वाइव दैट दे कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। बेसिकली मोरल डिलेमा के लिए आप एक कीवर्ड लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जब भी मोरल डेवलपमेंट की बात होगी, सॉरी मोरल डिलेमा की, ठीक है, तो मोरल डिलेमा की जब बात होगी तो याद रखिएगा इसमें आप डिफिकल्ट मोरल डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, या आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको एक डिफिकल्ट मोरल डिसीजन लेना होता है। डन। चलिए देखते हैं मोरल रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली मोरल रीजनिंग रेफर्स टू द लॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, आप इसको थॉट प्रोसेस भी लिख सकते हैं या थिंकिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि ये डिसीजन सही है या नहीं है, निर्णय लूँ या नहीं लूँ, ठीक है, कि राइट है या रॉन्ग है। तो राइट रॉन्ग के बारे में सोच करके डिसीजन लेना, ये होता है आपका मोरल रीजनिंग, ठीक है। होपफुली आपको दोनों बात समझ आई होगी। चलते हैं, अच्छा इसकी हिंदी भी है यहाँ पे, ये देखिए, है ना। नैतिक दुविधा, जैसा कि कोलबर्ग द्वारा विकसित किया एक काल्पनिक कहानी थी जहाँ किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें उन्हें कठिन नैतिक निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। सबसे उल्लेखनीय हेंज दुविधा है, जिसको हम हेंज डिलेमा कहते हैं, जहां एक आदमी की पत्नी मृत्युशैया पे है और उसे जीवित रहने के लिए एक महंगी दवा की आवश्यकता है जिसे वह वहन नहीं कर सकता, ठीक है। नैतिक तर्क का यह निर्धारित करने की तार्किक प्रक्रिया को संबंधित करता है कि कोई कार्य सही है या गलत है। मतलब किसी काम के सही या गलत के बारे में सोचना कि एक्शन सही है या गलत है, वो आपका होता है नैतिक तर्क, मॉरल रीजनिंग। होपफुली बात समझ आ गई होगी। चलते हैं कोलबर्ग के स्टेजेस के बारे में, आप लोगों को उसको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो जब हम कोलबर्ग के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि जो कोलबर्ग है उन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए, कितने लेवल दिए, कितने लेवल, 3 लेवल और कितने स्टेजेस दी, 6, ठीक है। 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, 3 स्तर और 6
3 स्तर और 6 स्टेजेस दिए। ठीक है, बात समझ आई? चलिए देखते हैं एक एक करके दिया क्या है। ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो दिया, सबसे पहले नंबर 1 पे लेवल 1 जो कि है प्री कन्वेंशनल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पारंपरिक। क्या बोलते हैं? पूर्व पारंपरिक। दूसरा है आपका कन्वेंशनल, जिसका मतलब होता है पारंपरिक हिंदी में। डन? पारंपरिक। ठीक है, और पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब होता है उत्तर पारंपरिक। ठीक है, तो 3 स्टेज कौन कौन से, सॉरी 3 लेवल कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल नंबर 1, नंबर 2 कन्वेंशनल, नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल। जो पहले वाले लेवल है, ठीक है, उसमें उम्र होती है बच्चे की 4 से 10 साल। ठीक है, जो दूसरी उम्र होती है बच्चे की, सॉरी 4 से 6 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक होती है एज? 4 to 6 ईयर्स। ये वाली होती है आपकी 7 to 11 ईयर्स, और ये होती है आपकी 11 ईयर्स एंड अबोव। गेटिंग द पॉइंट? याद रहेगा कितने लेवल दिए? 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पहले में एज क्या है? 4 से 6, दूसरे में 7 से 11 और तीसरे में 11 से बियॉन्ड द लाइफ। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? याद रह जाएगा। चलिए, अब हर एक जो लेवल है उसकी अपनी 2 स्टेजेस है। ठीक है, लेकिन वो स्टेजेस इस तरह से काउंट की जाती है 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक है, तो ये स्टेजेस का क्या हो गया? एक तरह से सीक्वेंस हो गया, और वो लेवल बताए मैंने आपको। ठीक है, अब जो पहला लेवल है उसको समझेंगे, उसकी स्टेजेस को समझेंगे, फिर दूसरा लेवल और उसकी स्टेजेस, फिर तीसरा लेवल और उसकी स्टेजेस ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लेवल 1 की, प्री कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस है। एक तो होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरा है नाइव हेडोनिज्म। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी। अब जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है आपका, देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 कि जब बच्चा 4 से कितने साल का है? 6 साल का है, तो उसमें 2 स्टेजेस होगी। एक तो होगी आपके ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की, और दूसरा होता है, दूसरा क्या बताया यहाँ पे, याद रखिएगा, नाइव हेडोनिज्म। इसको है ना टीट फॉर टेट भी बोलते हैं, या रिवॉर्ड बेस्ड स्टेज भी बोलते हैं। बेसिकली जब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट होता है तो यहाँ पे बच्चा अच्छे और बुरे की भाषा किस तरह समझता है, कुछ अच्छा उसको रिवॉर्ड मिल रहा है उस पर, या फिर और मतलब उसके ऊपर सॉरी रिवॉर्ड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात करेंगे कि अगर आप बच्चे को कुछ किया, बच्चे को मार दिया, ठीक है, तो बच्चा समझ जाएगा कि बुरा काम है, और अगर कुछ नहीं किया आपने तो बच्चा समझ जाएगा कि ये काम कंटिन्यू करना है। क्लियर? बात समझ आ रही? तो बेसिकली ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में की स्टेज में बच्चा किससे सीखता है? पनिशमेंट से सीखता है। ठीक है, कि अगर आप किसी चीज़ पे उसको सज़ा मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है, तो बच्चा वहाँ पे समझ जाएगा कि मुझे काम नहीं। जैसे बच्चा किचन में आया और उसने ग्लास को तोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने उसको एक चाटा लगा दिया, है ना, उसको एक थप्पड़ पड़ी। ठीक है, अब थप्पड़ पड़ी है तो बच्चे को थप्पड़ ने ये सिखाया कि भाई मुझे ये काम दोबारा नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा लेवल जो है आपका नाइव हेडोनिज्म। नाइव हेडोनिज्म को टीट फॉर टेट भी बोलते हैं, यानी कि जैसे को तैसा। यानी कि क्या है, मैं इसको हिंदी में बता दूंगी, अभी आपको देखा हिंदी भी है यहाँ पे, अभी बात करेंगे। आप पहले इसको ओवरऑल समझ लो कि होता क्या है। ठीक है, जब हम बात करेंगे टिट फॉर टेट की, तो टिट फॉर टेट में ये होता है कि यहाँ पे बच्चा इस तरह से व्यवहार करता है कि आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे मैं भी वैसे ही व्यवहार करूँगी। अगर कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आपको भी अच्छा करना है, और अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको भी गलत व्यवहार करना है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर कोई उसको पीट देता है तो दोबारा पीटता है। ठीक है, और बच्चे दोनों झगड़ते हुए टीचर के पास आते, बच्चे बोलते हैं कि मैम, टीचर पूछते हैं कि बच्चों बताओ क्या हुआ, तो एक बच्चा बोलेगा कि मैम इसने पहले मुझे मारा, दूसरा बोलेगा नहीं मैम इसने पहले मारा, इसने मारा इसलिए मैंने मारा, और इसने मारा इसलिए मैंने मारा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं? टिट फॉर टेट, कि अगर मेरे को मारोगे तो मैं भी मारूंगा। ठीक है, बात समझ आई?
तो इस तरह से इसमें क्या होता है, इसको नाइव हेडोनिज्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नाइव हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट भी यही है, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। क्लियर? ओके, अब अगली बात करते हैं हम लोग कि है ना गुड बॉय और गुड अब हम दूसरे लेवल की बात करेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा लेवल है आपका, दूसरे लेवल में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कि पारंपरिक। अब पारंपरिक के अपनी 2 स्टेजेस है, ठीक है। कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो आपको याद रखना है, यहाँ पे बच्चे की उम्र होती है 7 से 11। अब 2 स्टेजेस में आती, एक होगा यहाँ पे क्या होगा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और अगला होगा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है। पहले में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हमने ये कवर अप किया, ये कवर अप किया। अभी बात करें थर्ड स्टेप की, फिर बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेंसर बाय अथॉरिटीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे किसकी बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बात किसकी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, ठीक है। और यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल मतलब कन्फर्म टू अवॉइड डिसअप्रूव और डिसलाइक बाय अदर। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, जब इस एज में आता है या इस स्टेज में आता है, तो बच्चा हर वो काम करना चाहता है जिसको उससे अप्रिशिएशन मिले लोगों से, ठीक है, जिससे उसकी प्रशंसा हो, जिससे लोग उसको माने कि हाँ ये सही है। लेकिन बच्चा हर उस चीज़ से बचेगा जहाँ पे उसको ये कमेंट सुनने मिलेगा कि नहीं ये गंदी हरकत है, ये गंदा लड़का है, ये गंदा बच्चा है, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो बच्चा उन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर के सोसाइटी के डिसअप्रूवल से बचने का काम होता है और सोसाइटी के अप्रूवल की खोज यहाँ पे होती है, ठीक है। मतलब अगर समाज उसको अच्छा बोल रहा है, गुड बॉय गुड गर्ल, तो बच्चा उसको कंटिन्यू करेगा। और अगर बच्चे को बैड बॉय बैड गर्ल का अगर तमगा मिलता है, तो बच्चा वहाँ पे उस काम को रोक देगा। बेसिकली यहाँ पे इसी तरीके से बच्चे की मॉरलिटी जनरेट होती है। अब अगर हम आगे की बात करेंगे, तो जो नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ वाली, तो फोर्थ स्टेजेस में बच्चा इस तरीके से सीखता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सीखता है, ठीक है। लाइक उसको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूट होता है, कानून होता है, अगर कुछ गलत करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है। पुलिस क्या करती है, फिर पनिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को अथॉरिटी की समझ आ जाती है कि ना हमसे ऊपर भी जो लॉ को चलाती है, कानून को चलाती है, एक अथॉरिटी है। तो वो अथॉरिटी के सेंसरशिप से, मतलब अथॉरिटी के जो पनिशमेंट है, अथॉरिटी के द्वारा जो उसके ऊपर पनिशमेंट लगाई जा रही है, वो उससे बचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो समाज में लॉ एंड ऑर्डर की समझ विकसित करके उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है इस स्टेज में। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। हमने कितने स्टेजेस कवर किए, 4 स्टेजेस कवर किए। कितने लेवल कवर किए, 2 लेवल कवर किए, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में कितनी स्टेज थी, 2। पहली स्टेज का नाम क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरी की क्या है, टिट फॉर टैट या फिर नाइव हेडोनिज्म, या फिर क्या हो जाएगा, एक और क्या बोलते हैं इसको, बताइए कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें। इसके बाद में जो हमने बात की कन्वेंशनल पीरियड की, यहाँ पे बच्चे की एज होती है 7 से 11 और 2 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी, यहाँ पे बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल वाले ओरिएंटेशन से गुजरेगा और अगली स्टेज पे जब जाएगा तो वो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करेगा। चलते हैं लास्ट स्टेज की तरफ। लास्ट स्टेज जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्टेज है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चे की एज होती है 11 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 11 वर्ष या उससे ज़्यादा। और यहाँ पे जो बच्चे का में मॉरल स्टेज डेवलपमेंट होती है वो होती है 2, ठीक है। पहले जो स्टेज 5 है, अगर हम बात करेंगे, देखिए स्टेप 5 जो है यहाँ पे, कंफर्म टू मेंटेन कम्युनिटीज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे बच्चा इंडिविजुअल राइट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सीख जाता है कि हर एक इंसान का अपना अधिकार है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर आपको लेट्स सपोज कि आईएएस की पोस्ट मिली है ना, आप उस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं अच्छे से, भली बात है। आपके पास में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन आते हैं एक बहुत सारा अमाउंट लेकर के और आपको बोलते हैं कि ये फाइल है, इस फाइल पे साइन कर दो, ठीक है। हालांकि आपको वहाँ कोई देख नहीं रहा है, आपके पास में ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, आपके पास में ऑलरेडी अच्छी सैलरी आ रही है, आप ले लोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसको मना कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाज के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि रिश्वत लेना गलत बात है, ठीक है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता समाज में,
ठीक है, और ये किसी न किसी के अधिकारों का हनन करेगा। अगर मैंने फाइल पे साइन कर दिए तो बहुत सारे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगा। तो यहाँ पे आप या बच्चा जो है वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है, ठीक है। मतलब उसका लेवल लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ करके इंडिविजुअल के राइट्स पे हो जाता है कि भाई इससे करने से किसी और का राइट छूट जाएगा, ठीक है। और वो मैनेज करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं स्टेज 6 की तरफ। स्टेज 6 की जब बात करेंगे तो वो होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में जब बात होगी तो आपको अपने दिमाग में नाम याद रखना है, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ये सब लोग थे, ठीक है। इन सब लोगों में उस लेवल की क्या थी, मोरल डेवलपमेंट हुआ था। मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन है वो बेसिकली न केवल सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों के अधिकारों के बारे में सोचेगा, बल्कि वो जितनी भी ह्यूमैनिटी है, जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, उन सब के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उन सबके भले के बारे में सोचता है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि जैसे बात करते हैं हम नेल्सन मंडेला की, तो उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, महात्मा गांधी ने भी उठाई, इसी तरह से अब्राहम लिंकन ने भी उठाई, ठीक है, मार्टिन लूथर ने भी उठाई। तो ये सब लोगों ने पूरी के पूरे ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया, उन सब के अधिकारों के लिए लड़ी। तो जब कोई बात इस तरह उस लेवल पे मॉरल डेवलपमेंट को या मॉरल रीजनिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटी के अधिकारों को, ह्यूमैनिटी की अच्छाई का सोचा जाता है, तो वो आपका इस कैटेगरी में फॉल करता है। होपफुली आपको सभी स्टेजेस समझ आ गई होगी। एक बार इसको हिंदी में देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये पूर्व परंपरागत, जो कि पहली स्टेज है, मैंने आपको बताया 4 से 10 वर्ष की होती है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं ना इसको। तो होपफुली यहाँ से आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग की बात मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं इसमें, और क्रिटिसिज्म क्या क्या था इनका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसके क्रिटिसिज्म क्या थे उसके बारे में बात करेंगे, कि आलोचना क्या थी उनके बारे में और क्या क्या थ्योरी से निष्कर्ष निकलता है। डन। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। मतलब कि कोलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें एक कहानी बनाई, कहानी के बेसिस पे उन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व किया और उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या कर दी, थ्योरी बना दी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस शामिल नहीं था, मतलब उनका अनुभव शामिल नहीं था। तो एक क्रिटिसिज्म तो उनको ये होता है, ठीक है, कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसमें न के बराबर शामिल था। दूसरा जो इसके अंदर था, कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंट, ठीक है। मॉरल रीजनिंग को उन्होंने किससे संबंधित किया, कि मॉरल रीजनिंग जो है मतलब कि आपका नैतिक तर्क जो है, नैतिक तर्कना जो है वो एक विकास है, लेकिन मॉरल रीजनिंग इज नॉट अ डेवलपमेंट, ठीक है। मॉरल रीजनिंग इज जस्ट टाइप ऑफ रीजनिंग, ठीक है, इट्स नॉट डेवलपमेंट, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। उसमें ये बताया पहला, दूसरा और तीसरा, कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। बेसिकली उन्होंने जो रिसर्च की, उनकी ये वाली जो थ्योरी थी, बेसिकली उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी लोगों को उन्होंने सोच करके ये थ्योरी बनाई, उनमें सब मेल कैंडिडेट थे या मेल सब्जेक्ट थे, यहाँ पे कोई वीमेन शामिल नहीं थी। तो एक क्रिटिसिज्म ये जो साइकोलॉजिस्ट है कैरोल गैलेगन जो है, इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया कि भाई आपने सारे मेल को ले लिए, ज़रूरी तो नहीं कि जो जिस तरह से मेल मॉरल रीजनिंग रखते हैं वैसी की वैसी वीमेन भी रखती हो। उन्होंने स्ट्रॉन्गली दावा किया कि मेल और फीमेल की मॉरल रीजनिंग जो है वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसको जेंडर बायस थ्योरी भी कहा,
ठीक है, किसने? नाम याद रखिएगा, कैरल गिलिगन ने। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। डन। अब जब हम आगे बात करेंगे, कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बेसिकली उन्होंने स्टेजेस तो दी है कि लाइक प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, लेकिन ये उतनी ज़्यादा क्लियरली मॉरल डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करती जितना कि करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिक्स थे जो कोलबर्ग की थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी के साथ में लगे हुए होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे साथ में, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में आपको बताएंगे कि वो किस टॉपिक पे होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग moral development theory do individual reasons that human rights and justice is more important even if they go against the societal laws। ठीक है, किस स्टेज में ह्यूमन राइट्स के बारे में बच्चा सोचता है? ये कीवर्ड है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बच्चा कौन से स्टेज में सोचता है कि जो सोसाइटी नियम बनाती है ना, उससे भी ऊपर क्या चीज़ है? इंडिविजुअल के अधिकार हैं। ये कौन से स्टेज में होता है? आपके ऑप्शंस है, पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा गुड बॉय गुड गर्ल, तीसरा अथॉरिटी एंड सोसाइटल ऑर्डर मेंटेनिंग। ठीक है, तीसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। बताइए, 2 मिनट का टाइम आपके पास में, आंसर कीजिए इसका। बेसिकली इसका आंसर होगा नंबर 3, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मतलब कि जब बच्चा क्या सीखता है? इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सोचता है कि सोसाइटी के नियम जो भी बने हो, लेकिन मुझे पर्सनली याद रखना है कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर एक के राइट, हर एक ह्यूमन बींग को उसके राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली स्टेज होती है जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कंप्राइजिंग 6 स्टेजेस वर प्रपोज्ड। मतलब कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें 3 लेवल दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के, और जिसके अंदर 6 स्टेज जो है वो कंप्राइज है। कंप्राइज है मतलब उसके अंदर जुड़ी हुई है। तो आपके ऑप्शंस है मार्टिन हॉफमन, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे या सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, तो आपको पता है इसका क्लियर आंसर है आपके पास में लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो थे जिन्होंने 3 स्तर दिए मॉरल डेवलपमेंट के, 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दी। ठीक है, होपफुली आपको आज की क्लास वर्थ इट लगी होगी, आपको थोड़ा कुछ समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी सीटेट को लेकर के कोई क्वेरी हो या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग एग्जाम के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमको उस पर वीडियो लेक्चर बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ताकि आपकी जर्नी को, आपकी सक्सेस की जर्नी को बहुत इजी बनाया जा सके, उसमें थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कीप लर्निंग, कीप मोटिवेट एंड बी ऑनेस्ट विथ योर गोल। ठीक है, तो लगे रहिए, डेफिनेटली सक्सेस एक दिन आपके हाथों में ज़रूर आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।